गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लंगा मंगनियार। तो ये एक कम्युनिटी है जो कि गुजरात के राजस्थान के थार रीजन में रहती है। और ये ऑफ कोर्स जो है राजस्थान का जैसलमेर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर होते हैं। तो ये कुछ एक मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ ये ट्राइबल लोग हैं जो कि पाकिस्तान से आए थे। और इनका जो पाकिस्तान के थारपाकार और संगना डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, वहाँ से आए थे। और ये हमारे राजस्थान में भी बसे हुए हैं और ये पाकिस्तान के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो ये कम्युनिटी जो है, इनके आपने फोक सॉन्ग सुने होंगे, बहुत फेमस होते हैं इनके फोक सॉन्ग्स। तो उस एक कल्चरल हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए आर्काइव्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर एथनोम्यूसियोलॉजी, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ के अंदर आता है, उन्होंने एक डिजिटाइजेशन का एक अभियान शुरू किया है कि इनको हम इनके जो फोक सॉन्ग्स हैं, इनके जो फोकलोर है, उसको डिजिटाइज़ करेंगे। ठीक है। अब जब इसके बारे में थोड़ा और पता करते हैं कि ये जो कम्युनिटी थी, इनके जो आपके ये म्यूज़िक वगैरह आप देखने को मिलता है, जो आपको आपने थिंक वो मूवी भी देखी होगी, सरफरोश मूवी, उसमें भी बहुत इस कम्युनिटी के बारे में दिखाया हुआ है। तो जो पहले वेल्दी लैंडलॉर्ड्स और मर्चेंट्स होते थे इंडिपेंडेंस से पहले, वो इनके सॉन्ग्स को बहुत पसंद करते थे। तो और उसमें जो है वो इनको इनको वो बहुत रिवॉर्ड करते थे उसके लिए। ठीक है। तो इनके जो कम्युनिटी के फोकलोर है, सॉन्ग्स हैं, उनको डिजिटाइज करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। So now let us see this topic in English. Langa Mangneyar. So this is a community which actually belong to Pakistan's Sindh region in Tharpakar and Kasanghar districts. But it after the partition, they have also settled in Rajasthan's Jaisalmer and Bardmer areas. And this community has a very rich history and traditional knowledge. You may have heard their folklore and songs. So Archives and Research Center for Ethnomusicology at American Institute of Indian Studies, they have started a program whereby they will be documenting and digitizing their folklore and songs and their cultural history. So this is a part of Thar's cultural landscape, and this community will be having their folklore digitized by this particular organization. So now let us see the next topic, which is पानी समितिस। तो पीएम मोदी ने, अभी आपको पता है, ग्राम पंचायत और पानी समिति और विलेज वाटर या फिर विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज़ के जो है मेंबर्स के साथ बात की थी, अभी इंटरेक्शन किया था। इसी इंटरेक्शन के टाइम पर ही जो है पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप को भी लॉन्च किया है। और राष्ट्रीय जल जीवन कोष, अभी राष्ट्रीय जल जीवन कोष जो है, इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी या कोई फिलैंथ्रोपिस्ट जो है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अब्रॉड का हो, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसका पैसा जो है वो अब टैप वाटर कनेक्शन जो हम जल जीवन मिशन में दे रहे हैं उसके लिए यूज़ किया जाएगा। पानी समितिज़ जो है, जिनको हम विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज़ भी कहते हैं, तो ये विलेज लेवल पर बनाई जाती हैं ताकि जो है हेल्प कर सकें गवर्नमेंट्स की प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट में वाटर सप्लाई सिस्टम्स के विलेज लेवल पर। ठीक है। फिर ये हमारा जो मिशन है टैप वाटर, क्लीन वाटर पहुंचाने का, उसके अंदर ये हेल्प करती हैं। ऑलमोस्ट 3.5 लाख ऐसी विलेजेस में कमेटीज़ बनाई जा चुकी हैं। और ये 3.5 लाख कमेटीज़ बनाई जा चुकी हैं 6 लाख विलेजेस में। और 7 लाख से ऊपर विमेन को जो है वो ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि क्वालिटी ऑफ वाटर को कैसे टेस्ट किया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन हमारा पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 2019 में। 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को 2024 से पहले पहले जो है हम टैप वाटर कनेक्शन देना चाहते हैं। और हर हाउस होल्ड को, रूरल हाउस होल्ड को हम पर डे 55 लीटर्स ऑफ वाटर देना चाहते हैं इसमें। और इसमें कुछ मैंडेटरी कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, हाउस होल्ड वाटर वेस्ट वाटर का रीयूज़। ये सारे कंपोनेंट्स भी जो है वो मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं इसी मिशन के अंदर। फंडिंग पैटर्न वही है, 90-10 जो है वो आपका हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, 50-50 अदर स्टेट्स के लिए। और सिर्फ सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही नहीं, विलेज लेवल पर भी मॉनिटरिंग के लिए कमेटीज़ जो है, ये पानी समितिज़ कमेटीज़ बनाई गई हैं। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। पानी समितिज़, सो दीज आर दी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज़ विच हैव बीन फॉर्म्ड एट द विलेज लेवल टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। सो पीएम मोदी हैज़ एड्रेस्ड दीज कमेटीज़ और दीज पानी समितिज़, and
He has also launched Jal Jeevan Mission app for, of course, improving awareness about this mission, and a Rashtriya Jal Jeevan Kosh, whereby any individual, institution, corporate, or philanthropist can contribute money, whether he belongs to India or abroad, and this money will be utilized to implement the Jal Jeevan mission. Okay, so these Pani Samitis, as I've told you, they are village level committees. They oversee the implementation of this mission, Jal Jeevan mission, and over 3.5 lakh committees have been constituted in almost 6 lakh villages. 7.1 lakh women have been trained to test the quality of water using the field test kits. About the Jal Jeevan mission, it was launched in 2019, and the aim is to provide tap water connections to almost 18 crore rural households by the year 2024. The mission is to supply 55 liters of water per person per day to every rural household through functional household tap connections by 2024. It has a mandatory element whereby rainwater harvesting, groundwater recharge, and household wastewater reuse has to be also be undertaken. So it's these are the mandatory components. The funding pattern is 90-10 for Himalayan and northeastern states, 50-50 for other states, and 100% for UTs. Okay, so remember, this is a central sector scheme. Okay, so what it means that the central government machinery will be implementing this mission and not the state government machinery. So the implementation overseeing mechanism is available at central, state, district, as well as village level also. Okay, so at this village level, these Pani Samitis are functioning. So now let us see the next topic, which is Kamdhenu Deepavali campaign. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने डिसाइड किया है कि काऊ डंग से बने हुए जो है दीपक लैंप्स और लक्ष्मी गणेश जो आइडल्स हैं वो बनाए जाएंगे, 100 करोड़ ऐसे बनाए जाएंगे और दिवाली पर इनको बेचा जाएगा. लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था ना, लास्ट टाइम भी एक ऐसा कैंपेन चला था, तो उसी कैंपेन को इस साल भी चलाया जा रहा है ताकि जो है ऑलमोस्ट 300 आइटम्स ये दिखी हुई है ना, दीपक लैम्प्स, कैंडल्स, कप, धूप बत्ती, इंसेंस स्टिक्स, ये सारी जो है बनाई जाएंगी काऊ डंग से, ताकि एक काऊ इकोनॉमी प्रॉपर चलाई जा सके. ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो गौशाला वगैरह होते हैं जो वो सेल्फ सस्टेनेबल बन जाएंगे, उनकी इनकम कितनी हो जाएगी. ठीक है, तो उसके लिए ही इसको चलाया जा रहा है. लास्ट ईयर जब ये प्रोग्राम चलाया गया था तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो काऊ डंग के जो है सेक्टर में आ गए थे और उन्होंने इसका बहुत लाभ लिया था, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा था, इसलिए इसको मिशन को इस बार दोबारा चलाया जा रहा है. तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है वो इसमें कोऑर्डिनेट करेगा. तो हम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में देखते हैं. 2019 के इंटरिम बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन जब अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, तब एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को भी बनाया था और कहा था कि इसके अंदर जो है ये आयोग जो है वो वेटरनरी, एनिमल साइंसेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या डिपार्टमेंट्स के साथ काम करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के, और ब्रीडिंग, रेयरिंग ऑफ काऊ, ऑर्गेनिक मैन्योर, बायोगैस, इन सब फील्ड्स में रिसर्च करेगा. काऊ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, उनके जेनेटिक्स को अपग्रेड करना, ये सब फील्ड में भी जो है वो काम करेगा. और काऊ कंजर्वेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कंट्री में चलाएगा. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. कामधेनु दीपावली कैंपेन. सो दिस इज़ अ कैंपेन बेसिकली टू manufacture and market more than 100 crore cow dung products. These 300 items have been identified and these will be made out of this cow dung, and this initiative will make cows economically useful, and cow dung and cow urine will be used for making these products. Last year also the government launched such a program and it was a humongous success, and based upon the experience from last year they have launched this program this year also. So this Rashtriya Kamdhenu Ayog will be providing training to these volunteer organizations who are working in this field, and they will be encouraged to make these products. Last year several startups also propped up to take the benefit of this opportunity, and the government is expecting that such startups will work with them this year also. So cow dung will be procured from gaushalas. The income of gaushalas will also increase, and this Rashtriya Kamdhenu Ayog is basically a part of Rashtriya Gokul Mission, which was announced by Union Finance Minister in 2019. And this Kamdhenu Ayog
works with veterinary, animal sciences and agricultural universities and departments of both central and state governments, and it works in the field of cow conservation development programs as well as research on cows and its increasing its productivity. Okay, so now let us see the next topic, which is world's largest खादी national flag. तो आपने भी टीवी पे देखा होगा कि लेह लद्दाख में इंडियन आर्मी की एक यूनिट ने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो है वो लेह में जो है वो इंस्टॉल किया एज अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी जी. तो उसको बनाया किसने? खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने बनाया था, उनका इनिशिएटिव था ये. और तो खादी जो आपकी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1956 के एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसको बनाया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आती है ये. और इंडिया में से जो खादी के एक्सपोर्ट्स होते हैं या इको फ्रेंडली जो है इंपोर्ट्स किए जाते हैं खादी के, उसके लिए एक तरह से ये KVIC जो है वो उसको एक एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल स्टेटस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो है वो अकॉर्ड किया हुआ है. ठीक है. So now let us see this topic in English. World's largest Khadi national flag. So PM Modi has praised this KVIC for the initiative of installing the world's largest Khadi national flag at Leh Ladakh, which was you may have seen on TV also, which was installed by the Indian Army recently as a tribute to Mahatma Gandhi ji. So this KVIC is a statutory body which was established by an act of parliament of 1956. It comes under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and it works with respect to khadi and village industries. It has the because of its potential of generating exports and its eco-friendly nature, Ministry of Commerce has accorded it a deemed export promotional council status in 2006. Okay, so now let us see the next topic, which is इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल्स 2021. तो पावर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन रूल्स को नोटिफाई किया है. हमारे पूरे ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन सिस्टम है इंटर स्टेट खासकर, उसको पूरा ओवरहॉल किया जा रहा है और ज़्यादा रैशनलाइज किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है. अभी क्या होता है कि जो आपके कंपनीज जो आपकी पावर बनाती हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ट्रांसमिशन कंपनीज के साथ, अब आपको एग्जांपल के साथ मैं जैसे समझाऊं तो अगर कोई पावर मिनिस्ट्री की कुछ पावर NTPC जो है जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये बिजली बनाती है तो ये जनरेटर है. ठीक है. इससे खरीदने वाले कौन है? जो आपके जैसे अगर हम कोई प्राइवेट का एग्जांपल ले, टाटा पावर. ठीक है. टाटा पावर जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है. ठीक है. जो आपके घर पे बिजली आती है. तो जनरेटिंग कंपनी और ट्रांसमिशन जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दोनों अलग होती हैं, लेकिन इनके बीच में ना लंबे एग्रीमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सेस के एग्रीमेंट होते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट बहुत लंबे टाइम के होते हैं, 10-10 20-20 साल के होते हैं. उसको अब क्योंकि अब आज के टाइम पे क्या होता है कि रीन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है आपकी. ठीक है. और जो है मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है. कभी तो प्राइस जो है वो जब समझ लो कि आज हम अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट करते हैं 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो आने वाले टाइम में जो है अब जैसे कि पंजाब में ये सिचुएशन आई थी कि उन्होंने बहुत हाई लेवल की कॉस्ट पे जो है वो पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए हुए थे, लेकिन अब बिजली बहुत सस्ती हो चुकी है. ठीक है. तो लेकिन वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो बाइंड है, उनको उतना पैसा देना ही पड़ेगा, उतने में ही खरीदना पड़ेगा. ठीक है. तो जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है उनका फायदा हो जाता है उससे. ठीक है. तो उसी सिचुएशन से डील करने के लिए गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म लेके आई है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको जिस हिसाब से जितनी जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में, उसके हिसाब से भी वो अब डीलिंग्स कर सकेंगी. ठीक है. लंबे जो है वो पावर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने पड़ेंगे. तो जनरल नेटवर्क एक्सेस, ये एक जनरल नेटवर्क एक्सेस लेके आया जा रहा है जिसमें इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, ताकि जो स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से एक्वायर करें, होल्ड करें या ट्रांसफ़र करें पावर की कैपेसिटी को, जो उनकी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है. जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो स्टेट जो है उस हिसाब से परचेज कर सकती है, दूसरी स्टेट से इंटर स्टेट जो है ट्रांसमिशन करवा सकती है. ठीक है. वो बाइंड नहीं रहेगी लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स के से. ठीक है. उसी के लिए जो है ये न्यू रूल्स लेके आए जा रहे हैं
पावर प्लांट्स जो हैं उनको अपने टारगेट बेनिफिशरीज नहीं बताने पड़ेंगे, वो किसी को भी बेच सकते हैं, वो किसी इंडस्ट्री को भी डायरेक्ट भी बेच सकते हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचना है। तो एक तरह से इसको रैशनलाइज किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है इस पावर मार्केट को। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है एक तरह से, ठीक है। तो इसके जो रूल्स हैं वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी आने वाले टाइम में बनाएगी, अगले 5 साल के अंदर रूल्स बना देंगे, मतलब हर 5 साल के अंदर रिवाइज होएंगे। 10 साल के हर उसके बाद फिर जो है वो 10 साल के बाद जो है वो ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे जो है ये प्लान्स बनाए जाया करेंगे, ताकि जो है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे कंट्री में वो बहुत अच्छा हो सके, स्मूथ हो सके, और कोई भी बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बाइंडिंग ना हो, ठीक है। So now let us see this topic in English. Electricity Transmission Rules 2021. So Government Union Ministry of Power has brought these rules to overhaul the transmission system planning, and it wants to give power sector utilities easier access to electricity transmission. So like I've told you that these power generating companies and these power distribution companies, they generally enter into long term access contracts, and in case of fluctuation of power rates, these distribution companies suffer, because in the market the power has become cheap, and these the distribution companies are forced to buy power at higher cost because of these long term purchase agreements. To ease that situation, the government has brought this general network access rules, whereby interstate transmission system will be facilitated, and states can acquire, hold and transfer their transmission capacity as per the requirements, or these short term and medium term requirements. And apart from benefiting the distribution companies, the government also wants to benefit these power plants. They will not have to mention as to who are their targeted beneficiaries when they will be applying for the license to produce electricity. They will not have to specify their targeted beneficiaries. In case they want to sell it to state power discoms, they can sell it. In case they want to sell it to some industries, then they can sell it. They don't have to specify their target beneficiaries before generating electricity. Okay, so Central Electricity Authority will be making rules, and in short term plan will be made each year for 5 years, and after that for the next 10 years, every alternate year Central Electricity Authority will be making plans, so that because of the new emerging areas of power sector like renewable energy, the prices of power are fluctuating, and neither the power sector generators nor the distributors will suffer because of these price situations or price fluctuations. So now let us see the next topic, which is exercise मित्र शक्ति 2021. तो इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज होती है, और इस बार इसको श्रीलंका में कंडक्ट किया जा रहा है। 8th एडिशन ये एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज होती है, हर साल होती है। लास्ट ईयर नहीं हुई थी 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, तो इससे पिछली जो हुई थी वो 2019 में पुणे में हुई थी, महाराष्ट्र में। इस बार ये एक्सरसाइज जो है वो श्रीलंका में हो रही है। इंटरऑपरेबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने का इसका मोटिव है। काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है वो अगली एक्सरसाइज की जाएंगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Exercise Mitra Shakti 2021. So it's a bilateral exercise between India and Sri Lanka, and the 8th edition of this exercise will be conducted in Sri Lanka soon. And this is an annual exercise. The 7th edition of this exercise was conducted in 2019. The 2020 exercise was missed because of the pandemic situation. And in this 2021, this 8th edition will be conducted in Sri Lanka. And it will focus on counter-terrorism and counter-insurgency situations. Okay, so now let us see the next topic, which is National Apprenticeship Mela. तो Directorate General of Training and National Skill Development Corporation जो है उन्होंने National Apprenticeship Mela organize किया आज, और 1 लाख apprentices जो है वो आएंगे इसमें, और एम्प्लॉयर्स भी आएंगे। अगर उनको लगता है कि वो उन्हें जॉब्स दे सकते हैं तो उधर उनको जॉब भी मिल जाएगी, और जो एस्पायरिंग यूथ है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो 500+ जो आपके जो ट्रेड्स हैं उनसे जो है वो इंटरेक्ट कर सकें, और अगर हो सकता है तो वो वहाँ पर वो जॉब फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा उनको सर्टिफिकेट मिलेगा अपने स्किल दिखाने का, ठीक है। फिर जो है अगर ये सर्टिफिकेट से उनकी और ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी के जो चांस वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस मिलता है जब आप ऐसे आपके ऐसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स में जाते हो, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है वो।
को, ठीक है। तो अब इसको नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंडर जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी इन अप्रेंटिसेस को, और जो है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए ये पूरा मेला बनाया जा रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला. So Skill India, with support from Directorate General of Training and National Skill Development Corporation, they are organizing this National Apprenticeship Mela today, and this Mela is basically aiming to support nearly 1 lakh apprentices and assist the employers in tapping the right potential of these apprentices and develop it further with training and practical skill sets. So in case these youth are employable, they will also get employment, and in case they are because of them participating in this training and apprenticeship program, they will be getting certificates which will make them further eligible for jobs in their respective fields. They will also get an opportunity to engage with 500 plus more trades like welder, electrician, housekeeper, so as to get more training in such fields. So this training will be provided under Apprentices Act through National Apprenticeship Promotion Scheme. So you must be knowing that under the National Policy of Skill Development and Entrepreneurship, this policy recognizes that apprenticeship will be an eligible criteria to provide gainful employment to skilled workforce and adequate compensation. Okay, so now let us see the next topic, which is CCMA-MLR. तो CCA-MLR क्या है? Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. तो इंडिया जो है इसका एक परमानेंट जो है वो मेंबर है 1986 से. तो ये CCMLR जो है वो आपका 1982 में बनाया गया था. इंडिया इसका परमानेंट मेंबर 1986 से है, और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें हम अंटार्कटिक जो मरीन स्पीशीज़ हैं उनको हम मैनेज और प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं. तो अभी एक यूरोपियन यूनियन ने प्रपोजल रखा है कि जो ईस्ट अंटार्कटिका और वेडल सी है उसको मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर कर दो ताकि हम उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दे पाएँ. तो इंडिया ने उस प्रपोजल को जो है वो सपोर्ट किया है. और मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं? जिनको एज़ कम्पेयर टू आसपास के एरिया ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो प्रिस्टीन कंडीशन में है, तो उनको कंजर्वेशन भी मिलती है, अच्छी हैबिटेट प्रोटेक्शन मिलती है, उस दर के इकोसिस्टम की मॉनिटरिंग की जाती है, वहाँ की फिशिंग वहाँ पे जो है फिशिंग जो है वहाँ पर अलाउ नहीं होती है. तो इंडिया ऐसे बहुत सारे जो आपकी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के हक़ में रहा है कि आपको अंटार्कटिका में ऐसे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ होने चाहिए ताकि जो है वहाँ के हम स्पीशीज़ की कंजर्वेशन कर सकें, ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, CCMA-MLR. सो कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन living resources. So India is a permanent member of this CCA-MLR since 1986, which was founded in 1982, and it is an international treaty to manage Antarctic fisheries to preserve the species diversity in this area. And recently the European Union made a proposal that East Antarctica and Weddell Sea, which is around the Antarctic region, these two areas must be declared as marine protected areas so as to provide them extensive protection. So India has supported this proposal. So marine protected areas though are those areas where extra protection is accorded to such locations so as to conserve the species, the diverse species in such areas, and fishing is prohibited in such marine protected areas. Okay, so India has always been in favor of several MPAs which have been proposed by member countries of CCA-MLR since its inception, and India has been in favor of conserving these resources of Southern Ocean or the Antarctic Ocean for since the time this CCMA-MLR was founded. So now let us see the next topic, which is nano urea. तो recently यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की जो है प्रेजेंस में ड्रोन स्प्रे किया गया है नैनो लिक्विड एरिया का भावनगर गुजरात में. तो इफ़को जो कंपनी जो बना रही है आपके ये नैनो यूरिया को, उन्होंने ही इसको स्प्रे करके दिखाया है. तो इंडिया सबसे पहली कंट्री बन गई है जो कमर्शियल प्रोडक्शन कर रही है नैनो यूरिया का. तो नैनो यूरिया क्या होता है? आपका जो यूरिया नॉर्मल होता है उसके अंदर जितना नाइट्रोजन का कंटेंट होता है उससे 50% उसका डबल कंटेंट जो है वो नाइट्रोजन का इस नैनो यूरिया में होता है. इसको हम ऊपर से ही स्प्रे कर सकते हैं
और इसमें बहुत कम जो है यूरिया का आपकी खपत होगी, तो इसीलिए जो है यूरिया की जो है वो खपत भी कम हो जाएगी और जो है प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें 40,000 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ नाइट्रोजन होती है 500 ml बॉटल में, जितनी की एक बैग ऑफ यूरिया में होती है उतनी एक आधे लीटर की बॉटल में उतनी यूरिया होती है। ठीक है, तो एक तरह से फार्मर की क्रॉप यील्ड भी बढ़ रही है और नाइट्रोजन ज़्यादा मिल रही है क्रॉप्स को, और जो है यूरिया की भी कंजम्पशन बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सेविंग्स फार्मर की भी हो गई, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप भी बढ़ गई, और इंडिया को ज़्यादा अब यूरिया के फिर जो है इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, सब्सिडी बर्डन भी कम होगा। और ड्रोन से स्प्रे करने से क्या होता है, एक तो जल्दी स्प्रे हो जाता है, कम टाइम लेता है, और कॉस्ट भी बहुत सस्ती पड़ती है, और जो स्प्रिंकलर जो स्प्रे करते हैं जो आपका इक्विपमेंट, उसको भी डैमेज होने का बहुत ही रेयर चांस होता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, नैनो यूरिया. So in the presence of Union Minister of Chemicals and Fertilizers, Mansukh Mandaviya ji, this drone spraying of nano liquid area was conducted in Bhavnagar, Gujarat by the private company namely IFFCO, which is making this nano urea at commercial scale. So India has become the first country in the world to start commercial production of nano urea. So this nano urea is a nutrient which provides nitrogen to plants as an alternative to conventional urea. So it contains 40,000 ppm of nitrogen in a 500 ml bottle, which is almost equal to one nitrogen found in one bag of conventional urea. So in a little half a liter bottle, you are getting more nitrogen than in a bag of conventional urea. So this use of nano urea liquid will curtail the requirement of urea by 50%, and it will rather increase farmers crop yields because more nitrogen will be fed to the plants and more nitrogens will flow to the plants. Apart from economic savings, it will also increase the productivity and reduce India's urea imports, and it will further reduce India's government's subsidy burden on urea. Spraying from drone is more effective because it covers more land in less time, so the cost of spraying is also less, and the sprinklers which are attached to these drones are also saved from damage because of these drones being in air. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.